आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत की ऐसी जिद को पूरा नहीं करना चाहिए। जो लोग औरत की इन जिद को पूरा करते हैं उनका पतन हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रख पाते हैं और पत्नी की कही हर बात पे आंख मूंदकर यकीन करने लगते हैं। इसी के चलते उन लोगों का पतन हो जाता है। प्यारे दर्शकों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि औरत की कौन कौन सी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम न करें। प्यारे दर्शकों, आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, बेइंतहा प्रेम करें, उनकी हर ज़रूरतों को भी पूरा करें। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी एक अलग जिद होती है और जो पुरुष उन जिद को पूरा करते हैं उनका पतन हो जाता है। इसीलिए आप इसका विशेष ख्याल रखें कि जो जिद वो औरत कर रही है क्या वो पूरा करने लायक है या नहीं है। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल में नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उसे सबसे पहले मिल पाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन नगर का राजा भर्तृ, जिसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। एक दिन राजा भर्तृ अपने महल में बैठे हुए थे और महल में बैठे बैठे उनको ये विचार आता है कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरी प्रजा बिल्कुल सुखी है, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो वो सोचने लगता है क्यों न मैं भी ईश्वर की भक्ति करूं। यही सोचकर राजा भर्तृ 12 वर्षों के लिए अपने महलों को छोड़कर तपस्या के लिए चला जाता है और जंगल में जाकर के घनघोर तपस्या करता है। जब राजा भर्तृ अपने महल को छोड़कर के तपस्या के लिए जाता है तो वो अपने महल का जिम्मेवारी अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर जाता है और उन्हें समझा कर जाता है कि विक्रमादित्य, आज से आप ही इस राज्य के राजा हैं और आप ही इस राज्य के न्याय प्रक्रिया को पूरी तरीके से संभाल कर रखिएगा और मेरे गैर मौजूदगी में मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से राजा भर्तृ अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को समझा बुझाकर 12 वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इधर राजा विक्रमादित्य अपने भाई के जाने के बाद राज्य पाट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय विक्रमादित्य राज्य किया करते थे उस समय शेर और बकरी एक ही पनघट पर पानी पिया करते थे। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार राजा विक्रमादित्य के शासन काल में था। जब राजा भर्तृ 12 वर्ष की तपस्या के लिए चले गए थे तो उनकी पत्नी पिंगला अपने ही महल की घोड़ी के चरवेदार से प्रेम करने लगी थी और धीरे धीरे वो उस घोड़ी के चरवेदार को अपने पति के बरोबर की जगह दे देती है। अब रोज घोड़े का चरवेदार रानी पिंगला के महल में जाता और उनके साथ चौसर पासे खेलता और गुलछर्रे उड़ाया करता। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी भाभी के महल में जाता है, यानी वीरभद्र की पत्नी के महल में जाता है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपनी भाभी के महल में जाता है तो वो देखता है कि उनका नौकर, वो घोड़े का चरवेदार, उनकी भाभी के साथ चौसर खेल रहा है। तो ये देखकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा क्रोध आता है और वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा भाई राजा भर्तृ भक्ति करने के लिए 12 वर्षों के लिए बाहर गया है और तुम उनकी भक्ति पर दाग लगा रही हो, हमारे कुल पर तुम दाग लगा रही हो। राजा विक्रमादित्य अपनी भाभी को हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन रानी पिंगला कुछ भी समझने को तैयार न थी। अपने देवर की बात को बिल्कुल समझने को तैयार न थी। अब रानी पिंगला के मन में
एक डर पैदा हो गया था। वो सोचने लगी थी कि जिस दिन मेरे पति वीर भर्तृ तपस्या करके लौटेंगे और यदि वीर विक्रमादित्य ने अपने भाई को ये सारी घटना सुना दी तो मेरा तो खैर नहीं है। यही सोचकर वो ऐसा सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। अब रानी पिंगला जाल बुनने लगती है। कुछ दिनों के अंदर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे महल के अंदर सांप घुस गया है, मेरे महल के अंदर सांप घुस गया है। ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। तभी वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी की मदद करने के लिए अपनी भाभी के महल में जाते हैं। जैसे ही राजा वीर विक्रमादित्य रानी पिंगला के महल में पहुंचते हैं तो उधर रानी पिंगला ने महल में बहुत सारे आदमियों को खड़ा किया जिन्हें उन्होंने खरीद रखा था, उन्हें पैसे दे रखे थे और उन आदमियों को समझा रखा था कि जैसे ही वीर विक्रमादित्य इस महल में आए तो उनके हाथों से कटार, तलवार, के गले का हार सभी को आपको ले लेना है, वो सभी को आपको छीन लेना है और आप कैसे छीनेंगे सो आप समझें। और वो लोग मान जाते हैं। अब जैसे ही राजा विक्रमादित्य रानी पिंगला के महल के अंदर आते हैं तो वो लोग भगदड़ मचा देते हैं और उस भगदड़ के बीच ही वो राजा विक्रमादित्य का तलवार, कटार और गले का हार छीन लेते हैं। राजा विक्रमादित्य को इसका भान भी न लगा कि उनका तलवार, कटार और गले का हार उनसे छीना जा चुका है और वो आदमी राजा विक्रमादित्य के हार, कटार और तलवार को रानी पिंगला को दे देते हैं। रानी पिंगला उसे अपने संदूक में बहुत ही संभाल कर रख देती हैं। प्यारे दर्शकों, जब चारों तरफ भगदड़ मचता है और विक्रमादित्य को कोई सांप नजर नहीं आता है तो वो अपने महल में वापस लौट आते हैं। अब कुछ दिनों में राजा भर्तृ अपनी तपस्या संपूर्ण करके अपने महल में वापस आते हैं। जब राजा भर्तृ अपने महल में पहुंचते हैं तो वीर विक्रमादित्य उनका बहुत ही जोर शोर से स्वागत करते हैं। सारे महल में जय जयकार गूंजने लगती है। प्यारे दर्शकों, इसके बाद राजा भर्तृ जब अपने महलों में जाता है और तब वहां वो अपनी रानी के हालात को देखकर बड़ा चकित रह जाता है, बड़ा दंग रह जाता है, क्योंकि रानी पिंगला वहां अपने बालों को खोलकर फटे पुराने कपड़े को पहनकर एक कोने में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। जब राजा भर्तृ अपनी रानी को इस हालत में देखता है तो बोलता है कि मैं 12 वर्षों के बाद तपस्या करके वापस लौटा हूँ और तुम इस तरह से मेरा स्वागत कर रही हो, इस तरह से तुम मुंह फुला के बैठी हो, बात क्या है मुझे बताइए। तब रानी पिंगला कहती है, महाराज सब बातों को छोड़िए, इसमें अपनी ही बदनामी है। लेकिन फिर भी राजा भर्तृ पूछते हैं, आखिर बात क्या है, मुझे स्पष्ट बताइए। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाई है तो उसकी आंख ही निकाल दूंगा, यदि किसी ने तुम्हें गाली गलौज की है तो उसकी जबान ही कटवा दूंगा, यदि किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई है तो उसकी उंगली कटवा दूंगा। राजा भर्तृ के इतना कहने के बाद रानी पिंगला कहती है कि महाराज, इन बातों को मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप इतना जोर दे रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। इन सब का कारण तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे जाने के बाद वो हर रोज मुझसे जबरदस्ती किया करता था और मुझे पकड़ता था और वो चाहता था कि वो किसी भी तरह से मुझे पाए। हर रोज मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को तुम्हारे छोटे भाई से बचाती थी। अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं आत्महत्या कर लूँ, तुम्हारे लायक नहीं रही हूँ महाराज। तुम्हारी रानी अब झूठा हो चुकी है और सारा लांछन रानी पिंगला ने राजा वीर विक्रमादित्य पर लगा दिया। जब अपनी रानी की इतनी बात राजा भर्तृ सुनते हैं तो बोलते हैं कि रानी पिंगला, ये तुम गलत कह रही हो, मेरा भाई वीर विक्रमादित्य ऐसा नहीं है, कभी भी सोने को काई नहीं लगती है।
फिर रानी पिंगला अपने पति से कहती है कि महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इन बातों को आपसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके जिद करने के बाद मैंने इन बातों को आपको बताया है। इस बात को सुनने के बाद राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला से कहते हैं कि अच्छा रानी, एक बात बताइए, इन सब बातों का आपके पास क्या सबूत है और क्या गवाह है कि मेरे छोटे भाई वीर विक्रमादित्य ने आपके साथ गलत किया है। राजा भर्तरी के इतना बोलते ही रानी पिंगला अपनी दासी को ये आज्ञा देती है कि मेरा संदूक खोलो और उसमें जो वीर विक्रमादित्य का तलवार, कटार और गले का हार है उसे लाकर महाराज को दिखाओ। जब वो रोज रोज आएंगे तो कुछ न कुछ छोड़ के ही जाएंगे ना, तो उनके कुछ सामान, तलवार, कटार और गले का हार मेरे पास ही है। ये सबूत है मेरे पास। प्यारे दर्शकों, रानी पिंगला की दासी संदूक खोलती है और संदूक में से तलवार, कटार और गले का हार ला करके राजा भर्तरी के समक्ष रख देती है और दासी कहती है कि महाराज, रानी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। राजा वीर विक्रमादित्य हर दिन रानी साहब के महल में आते थे और रानी साहब से जोर जबरदस्ती किया करते थे। अब राजा भर्तरी को अपनी रानी पिंगला की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह वहां से उठकर फौरन राज दरबार में चले जाते हैं और सभी को इकट्ठा होने का आदेश देते हैं। राजा भर्तरी सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि दुष्ट वीर विक्रमादित्य को पकड़कर यहाँ पर लाओ। तो कुछ सैनिक जाकर वीर विक्रमादित्य को बेड़ियों में जकड़कर राजा भर्तरी के दरबार में लाते हैं। राजा भर्तरी अपने भाई वीर विक्रमादित्य से पूछते हैं कि अरे वीर विक्रमादित्य, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था, कितना, और तुमने अपनी ही भाभी के साथ, तुम्हें लज्जा भी नहीं आई, तुम्हें शर्म भी नहीं आई। मैं तुमसे कैसे बोलूं? आखिर तुमने ऐसा जोर जबरदस्ती अपनी भाभी के साथ क्यों किया? आखिर तुमने अपनी ही भाभी के साथ, अपनी माँ समान भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के समान है और तुमने एक माँ की इज्जत को लूटने का प्रयास किया। जब राजा भर्तरी की इतनी बात वीर विक्रमादित्य सुनते हैं तो हाथ जोड़कर राजा भर्तरी से बोलते हैं कि भैया, भाभी तो मेरी माँ के समान है और आप इज्जत लूटने की बात कर रहे हैं। मैं तो उनके शकल को भी खुली आंखों से नहीं देखता हूँ। लेकिन वीर विक्रमादित्य के इन बातों पर राजा भर्तरी तनिक भी विश्वास नहीं करते हैं और राजा भर्तरी अपने भाई विक्रमादित्य को भरे दरबार में कोड़ों से पिटवाते हैं, उन्हें बड़ी मार लगवाते हैं, उन्हें बिल्कुल घायल कर देते हैं और अंत में राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला को भरी दरबार में बुलाते हैं और रानी पिंगला से पूछते हैं कि रानी, आप बताइए कि इस दुष्ट को कौन सी सजा दी जाए। रानी पिंगला बोलती है कि ऐसे दुष्ट को सिर्फ मौत की सजा दी जानी चाहिए। मृत्यु दंड के अलावा ऐसे पापी की कोई और सजा नहीं होनी चाहिए। प्यारे दर्शकों, रानी पिंगला ये चाहती थी कि वीर विक्रमादित्य का किसी भी तरह से मृत्यु हो जाए, क्योंकि यदि ये जीवित रहेगा तो भविष्य में ये कभी भी मेरा पर्दाफाश कर सकता है, मेरा भेद खोल सकता है। इसलिए वो वीर विक्रमादित्य को मरवाना चाहती थी। वीर विक्रमादित्य रानी पिंगला से कहते हैं कि भाभी माँ, आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे प्राण दान दे दीजिए। मैं सपने में भी आपके साथ गलत करने की नहीं सोच सकता हूँ। मैंने आपके साथ कभी भी गलत नहीं किया है, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ। लेकिन रानी पिंगला चाहती थी कि राजा वीर विक्रमादित्य को मौत की सजा मिले। राजा भर्तरी अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं, इस दुष्ट विक्रमादित्य को मेरे राज्य से बाहर ले जाकर इसे फांसी की सजा दी जाए।
प्यारे दर्शकों, अब राजा वीर विक्रमादित्य को काले कपड़े पहना दिए जाते हैं, उनका मुंह भी काला कर दिया जाता है और पूरे नगर में भ्रमण करवाने के बाद राज्य की सीमा से बाहर ले जाया जाता है। वीर विक्रमादित्य को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन सैनिकों में से कुछ सैनिक ऐसे थे जिन्हें राजा वीर विक्रमादित्य पर पूरा यकीन था, क्योंकि वे एक अच्छे और सच्चे राजा थे। इसलिए वे कहते हैं कि हम राजा वीर विक्रमादित्य को फांसी नहीं देंगे। वीर विक्रमादित्य खरा सोना है, इन्होंने कोई गलती नहीं किया। तब वीर विक्रमादित्य उन सैनिकों को सारी सच्चाई बताते हैं, तो वो सैनिक कहते हैं कि महाराज, आप इस राज्य से दूर चले जाइए और हम महाराज को जाकर बोल देंगे कि हमने उन्हें फांसी दे दिया। प्यारे दर्शकों, इतना कहकर वो सैनिक राजा वीर विक्रमादित्य को वहीं छोड़कर महल में वापस आ जाते हैं और राजा वीर विक्रमादित्य गंभीर हालत में, घायल हालत में आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। वे एक बहुत ही बीहड़ वन में पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि 2-2.5 हजार साधु संत एक साथ बैठे हुए हैं और वे वहां जाकर पाते हैं कि उन साधु संतों का जो गुरु हैं वे गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। वीर विक्रमादित्य वहां जाकर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। अब वीर विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के शिष्य बन जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को कहते हैं कि तुमको जरूर न्याय मिलेगा। विक्रमादित्य, तुम चिंता मत करो। प्यारे दर्शकों, अब यहाँ से आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, तो इंतजार करें अगले भाग का। आशा करती हूँ यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।